बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया, उसकी एग्जांपल्स हमने की और उसके बाद हमने उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व किया था। आज का हमारा जो लेक्चर है वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस पर है। डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम वेव मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले देखते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं। तो पेज नंबर 7 पे अगर आप आएँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसकी बस आपने डेफिनेशन करनी है और डेफिनेशन के बाद आपने एक एग्जांपल यहाँ से करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स और डैम्प्ड ऑसिलेशंस। वो कह रहा है कि किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में, रेजिस्टिव फोर्स वो फोर्स होती है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, यानी रुकावट पैदा करती है किसी भी मोशन के अंदर। उस फोर्स की मौजूदगी में जो ऑसिलेशंस होती हैं उनको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अच्छा जी, अब रेजिस्टिव फोर्स का यहाँ पे क्या मसला है। होता यह है कि उसने ऊपर बताया है, अगर कोई सिस्टम, आइडियल सिस्टम हम कोई कंसिडर करें कि हम कहें हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ना एयर की रेजिस्टेंस है, ना कोई फ्रिक्शन है, किसी किस्म की रुकावट नहीं है। तो अगर कोई जिसम टू एंड फ्रो मोशन उसमें करता रहे और उसको कोई भी फोर्स रोकने वाली ना हो, तो वो तो फिर अपनी मोशन जो है वो कंटिन्यू रखेगा, वो बिल्कुल स्टॉप नहीं होगा। यानी इस पोजीशन से वो इधर आएगा मेन पोजीशन पर, मेन पोजीशन से आगे फिर वो एक्सट्रीम पे चला जाएगा, वहाँ से फिर वापस आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर वापस आएगा। तो ऐसा ही उसको करते रहना चाहिए, मोशन में ही रहना चाहिए, अपनी मोशन जो है वो कंप्लीट नहीं करनी चाहिए। लेकिन असल में एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कोई भी जिस्म है, उसको जब हम किसी एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाकर छोड़ते हैं तो क्या करता है कि वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, और टू एंड फ्रो मोशन करते करते हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद वो जिस्म जो है वापस मेन पोजीशन पर आकर रेस्ट में आ जाता है, यानी रुक जाता है, अपनी मोशन जो है वो स्टॉप कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है। असल में उसके ऊपर हवा की रेजिस्टेंस लग रही होती है। अगर पेंडुलम की हम बात करें, सिंपल पेंडुलम की बात करें, तो पेंडुलम के ऊपर एयर की रेजिस्टेंस लग रही होती है। जब वो इधर जाता है फिर इधर आता है, तो उसको हवा जो है वो रोक रही होती है उसकी मोशन को। और चूंकि उसकी फ़ोर्स कम होती है, इसलिए कुछ देर जो है वो अपनी एनर्जी की वजह से जो हमने उसको प्रोवाइड की होती है किसी एक्सट्रीम पोजीशन पर छोड़कर, तो उसकी वजह से वो कुछ देर मोशन करता रहता है टू एंड फ्रो। इसके बाद उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है। किस वजह से, इस एयर की रेजिस्टेंस की वजह से। यहाँ पे जो एयर की रेजिस्टेंस होगी उस फोर्स की वजह से वो उसकी मोशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पे वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे उसने शो किया है कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये यहाँ पे ओ जो है ये मेन पोजीशन है, और ऊपर वाली एक एक्सट्रीम है, इसको उसने प्लस का नाम दिया है, और नीचे जो एक्सट्रीम है इसको उसने माइनस लिख दिया है। अब क्या होगा कि यहाँ इस पॉइंट पे हम ला कर छोड़ते हैं तो वो वापस इधर आएगा मेन पोजीशन पर, फिर इधर रुकेगा नहीं, फिर एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर एक्सट्रीम पे जाएगा। तो ये पाथ शो कर रहा है कि इस तरह वेव बनेगी, और चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो रहा है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मेन पोजीशन से लेकर किसी एक साइड पर एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला है, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड को हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ये उसने लिखा है डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। तो आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज़ होते होते ज़ीरो पे चला जाता है, मींस के वो रेस्ट पे आ जाता है। तो इसलिए उसने कहा है कि ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। ये रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में, ये वाला जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स है जो उसको रोक रही है, और रोकते रोकते उसको फिर बिल्कुल रेस्ट पे ले जाती है। तो उस रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में जो ऑसिलेशंस होती हैं, कोई भी जिस्म जो ऑसिलेट करता है
उसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस या डैम्प्ड वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस भी बोल सकते हैं, ऑसिलेशंस भी बोल सकते हैं। इसकी एक कॉमन एग्जांपल है और बहुत इंपॉर्टेंट डेली लाइफ के अंदर आप लोग देखते हैं शॉक ऑब्जर्वर। जो शॉक्स होते हैं आपने देखे होंगे, मोटरसाइकिल में होते हैं, कार में होते हैं या और चीज़ों में, जो भी गाड़ियों में लगे होते हैं, शॉक ऑब्जर्वर। बेसिक इसका जो नेम है वो है शॉक ऑब्जर्वर, यानी शॉक को, झटके को बर्दाश्त करने वाला, ऑब्जर्व करने वाला। शॉक ऑब्जर्वर्स इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स का मतलब है गाड़ियों के अंदर जो शॉक ऑब्जर्वर्स लगे होते हैं, और वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। मींस वो जो वेव्स पैदा होती हैं, कोई भी जब रोड पे जाते हुए बम्प अगर लगता है या कोई झटका लगता है तो उससे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनके एम्पलीट्यूड को ये शॉक ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्व करके कम करता है। A shock observer consists of a piston moving through a liquid such as oil। इसके अंदर एक पिस्टन लगा होता है, ये यहाँ पे उसने शो किया है, पिस्टन लगा हुआ है। तो एक मूविंग पिस्टन है, ऑयल के साथ ये मूव करता है। यहाँ पे कोई ऑयल या कोई भी लिक्विड फ्लूइड कोई होता है इसके अंदर। द अपर पार्ट ऑफ द शॉक ऑब्जर्वर इज़ फर्मली अटैच टू द बॉडी ऑफ कार। जो शॉक ऑब्जर्वर का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कार की बॉडी के साथ अटैच किया जाता है। When the car travels over a bump on the road, जब कार जो है वो किसी बम्प के ऊपर जाकर लगती है या उसको कोई झटका लगता है, बम्प लगता है, तो कार में वाइब्रेट वायलेंटली, तो कार जो है वो वाइब्रेट करती है, यानी ऊपर नीचे इस तरह ऊपर नीचे होती रहती है। तो द शॉक ऑब्जर्वर्स डैम्प दीज वाइब्रेशंस एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल। तो ये जो शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं वो उस एनर्जी को कम करते हैं। ये जब ऊपर नीचे मोशन करती है तो उसकी जो एनर्जी है उस वेव की, वो इस शॉक ऑब्जर्वर के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। और यहाँ पे जो ऑयल होता है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। उसकी जो हीट एनर्जी है उसके अंदर ये सारी एनर्जी जो है इसकी बम्प की जो है एनर्जी वो इधर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस केस में ये जो ऑसिलेशंस है इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। यानी ये एक रेजिस्टिव फोर्स होती है, मोशन को रोकती है, गाड़ी की जो ऊपर नीचे हरकत है उसको रोकती है, तो वो ज़्यादा हरकत ऊपर नीचे नहीं कर सकती, तो हम हल्का सा बम्प जो है वो महसूस करते हैं। अगर शॉक ऑब्जर्वर ना हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा जो बम्प है हमें जो है वो महसूस हो, यानी जो झटका है वो ज़ोर से लगे अगर शॉक ऑब्जर्वर ना हो। तो शॉक ऑब्जर्वर्स क्या करते हैं, ये उस वेव की जो एनर्जी है उसको कम करते हैं, उसके एम्पलीट्यूड को कम करते हैं। तो बस यही थी डैम्पिंग, आपको समझ आ गई होगी। जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि ये रेजिस्टिव फोर्स के प्रेजेंस के अंदर, मौजूदगी के अंदर जब कोई सिस्टम ऑसिलेट करता है तो उसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो शॉक ऑब्जर्वर है। शॉक ऑब्जर्वर के बारे में चंद चीज़ें आपने याद रखनी है कि शॉक ऑब्जर्वर जो है ये पिस्टन पर मुश्तमिल होता है, मूविंग पिस्टन, और उसके अंदर ऑयल होता है। इसका जो अपर एंड है वो कार के साथ, कार बॉडी के साथ या कार फ्रेम के साथ अटैच होता है, और जो लोअर एंड है वो कार के एक्सल के साथ, यानी जो व्हील है उसके साथ ये अटैच होता है। और जब बम्प लगता है तो ये उस सारी एनर्जी को ऑयल की हीट एनर्जी के अंदर मूव कर देता है और उसके एम्पलीट्यूड को कम कर देता है। इसलिए जो शॉक है, जो बम्प है, वो हमें स्लो महसूस होता है। तो ये सारी चीज़ें थी शॉक ऑब्जर्वर के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद है वेव मोशन। वेव मोशन क्या होती है, वेव क्या होती है और वेव किस तरह से हरकत करती है। तो सबसे पहले तो हम वेव की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे वेव की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। वेव जो है वो किसी मीडियम के अंदर खलल को कहते हैं। खलल, डिस्टर्बेंस, यानी जो खलल पैदा होता है किसी भी मीडियम के अंदर, जो बिगाड़ पैदा होता है, उसको हम वेव बोलते हैं। विच काजेज पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। जो उस मीडियम के पार्टिकल्स को
वाइब्रेटरी मोशन करने पर मजबूर करता है। अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी वक्त के बराबर वक्फ़ों के अंदर उसके अंदर जो है वो पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाता है, वाइब्रेटरी मोशन करवाती है। जो भी खलल उसके अंदर पैदा हो उसको हम बोलते हैं जी वेव। तो इसकी सादा सी एग्जांपल है, अगर पानी के अंदर आप पत्थर फेंकें, वाटर के अंदर पत्थर फेंकें तो उसकी जो इस तरह वेव्स बनती हैं, आपको उससे दूर जाती हुई नज़र आएंगी। इस तरह की वेव्स जो हैं वो उस पत्थर से दूर जाती हुई आपको नज़र आएंगी। तो ये उसके अंदर खलल पैदा हुआ है, यानी हमने उसके अंदर पत्थर फेंका है तो उस पानी के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ है। पहले वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर था, उस शेप के अंदर खलल आया, इस तरह की लहरें जो हैं वो उससे दूर जाती हुई हमें दिखाई देती हैं। तो वो टू एंड फ्रो मोशन होती है। अब टू एंड फ्रो मोशन किस तरह होती है ये हम इसकी एग्जांपल्स के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो है ना टाइप्स उनको पढ़ते हैं, टाइप्स के बाद फिर हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। इसकी दो कैटेगरीज़ हैं, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ वेव्स। एक इसकी किस्म है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत ही आसान इजी है। मैकेनिकल वेव्स, वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ऐसी वेव्स जिन्हें प्रोपेगेट करने के लिए यानी ट्रैवल करने के लिए, मोशन करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, किसी रास्ते की ज़रिए की ज़रूरत होती है, उनको हम मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। जिसकी एग्जांपल है वाटर वेव्स, पानी की लहरें जो हैं, साउंड वेव्स, साउंड की वेव्स जो हैं इनको मीडियम की ज़रूरत होती है। इसी तरह वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स और स्ट्रिंग्स के ऊपर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको भी मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए। तो ऐसी वेव्स जिन्हें प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत हो उनको हम मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। इसके बरक्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, ऐसी वेव्स जिन्हें प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। इसकी एग्जांपल है रेडियो वेव्स, टेलीविज़न वेव्स, एक्स रेज़ और लाइट वेव्स जो हैं, ये एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। आपने देखा होगा लाइट जो है उसको किसी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खला में भी आ रही होती है, हवा में भी आ रही होती है, पानी में भी लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही होती है। इसी तरह जहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती, ना एयर होती है ना वाटर होता है, कोई भी चीज़ नहीं होती है तो उसके अंदर जो है उसके अंदर भी लाइट जो है वो एंटर हो जाती है। लेकिन साउंड जो है, साउंड की एग्जांपल अगर आप लें, साउंड वेव्स जो होती हैं इन्हें प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, या एयर से ये प्रोपेगेट करती हैं या फिर किसी सॉलिड से भी प्रोपेगेट कर सकती हैं, गैस या एयर जो भी है, एयर गैस ही होती है, गैस से प्रोपेगेट करती हैं, या लिक्विड से, ये वाटर पानी वगैरह में या कोई और लिक्विड हो तो उसके अंदर भी जो है वो साउंड ट्रैवल कर सकती है। लेकिन अगर ये मीडियम ख़त्म कर दिए जाएं, लिक्विड भी ना हो और सॉलिड भी ना हो, गैस को भी वैक्यूम कर दिया जाए बिल्कुल, तो फिर जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर सकेगी, आवाज़ जो है वो हमारे कानों तक नहीं जा सकेगी। क्यों? क्योंकि इसे मीडियम की ज़रूरत थी और मीडियम हमने ख़त्म कर दिया है, तो फिर जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती। तो ऐसी वेव्स जो होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, जो मीडियम के बगैर जो है वो प्रोपेगेट नहीं कर सकती। लेकिन आपने देखा होगा रेडियो वेव्स जो हैं या टेलीविज़न वेव्स जो हैं या एक्स रेज़ वगैरह, लाइट वेव्स, तो ये जहाँ पे वैक्यूम भी हो, कोई मीडियम ना हो, वहाँ पे भी ये रेज़ जो हैं वो ट्रैवल कर सकती हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है, डू मैकेनिकल वेव्स पास थ्रू वैक्यूम, क्या मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो वैक्यूम से पास कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स को प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। वैक्यूम का मतलब है कि कोई मीडियम नहीं, हमने उसमें से एयर को भी निकाल दिया हुआ है, तो दैट इज़ एम्प्टी स्पेस। वैक्यूम क्या होता है? एम्प्टी स्पेस होता है, तो एम्प्टी स्पेस से ये बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकती। इसके बाद इसकी वेव की कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। आप इनको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये एक्टिविटीज़ हैं, आप इनको खुद से ट्राई भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं।
बस आपने इसको समझ लेना है और अपनी वर्डिंग के अंदर आप इसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। डिप वन एंड ऑफ अ पेंसिल इनटू अ टब ऑफ वाटर। वो कह रहा है कि एक टब ऑफ वाटर है, ये हमारे पास वाटर का टब है, उसके अंदर पेंसिल की एक एंड को डिप करें, डुबोएं। एंड मूव इट अप एंड डाउन वर्टिकली, और उसको अप करें फिर डाउन करें, फिर अप करें फिर डाउन करें, इस तरह अप एंड डाउन उसको वाटर के अंदर मूव करते रहें। द डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स प्रोड्यूसेस वाटर वेव्स। तो इस तरह की वाटर वेव्स जो हैं रिपल की शक्ल में वो प्रोड्यूस करेगा, ये वाली डिस्टर्बेंस जो है, ये पानी के अंदर जो हमने डिस्टर्बेंस पैदा की है वो वेव प्रोड्यूस करेगी। विच मूव अवे फ्राम द सोर्स, जो इस सोर्स से यानी जहाँ से वो पैदा हो रही हैं उससे वो दूर जाती हुई हमें दिखाई देंगी। अच्छा जी, व्हेन द वेव रीच अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क फ्लोटिंग नियर द डिस्टर्बेंस। अब इस डिस्टर्बेंस के नज़दीक हमने एक छोटा सा कॉर्क जो है वो रखा हुआ है, हल्का सा पानी के अंदर। उस तक जब ये वेव्स पहुँचेंगी, इट मूव्स अप एंड डाउन अबाउट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इसी तरह वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अलॉन्ग वाइब्रेट करेगा, ऊपर नीचे अप एंड डाउन होगा, क्योंकि ये वेव्स जो हैं वो उस के नीचे से गुज़र रही होंगी, पानी में से गुज़र रही होंगी। वाइल द वेव विल ट्रैवल आउटवर्ड, हालांकि वेव जो है वो इससे आगे गुज़र जाएगी, वेव जो है वो इससे आउटवर्ड की तरफ जा रही होगी, लेकिन ये फिर भी ऊपर नीचे मूव करेगा। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉर्क इज़ ज़ीरो, कॉर्क की डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो होगी, आगे पीछे ये नहीं जाएगा, जस्ट ये अपनी मीन पोजीशन के अलॉन्ग वाइब्रेट करता नज़र आएगा हमें। द कॉर्क रिपीट्स इट्स वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो कॉर्क जो है वो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो ये एक एक्टिविटी है वेव के लिए, जस्ट आपने इसको याद रख लेना है। बस अपनी वर्डिंग के अंदर अगर ये आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि आपने एक कॉर्क लेना है या टब ऑफ वाटर लेना है, उसके अंदर आपने पेंसिल की एक एंड को डिप करना है और फिर उसको आपने अप एंड डाउन मूव करवाना है, और इस डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ वेव्स क्रिएट होंगी। उसके नज़दीक हमने, इस डिस्टर्बेंस के नज़दीक हमने एक कॉर्क रखा हुआ है, जब ये वेव्स कॉर्क तक पहुंचेगी तो ये भी अप एंड डाउन होता हमें नज़र आएगा, और इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होगी, आगे पीछे नहीं जाएगा, ये अपनी पोजीशन के, अपनी मेन पोजीशन के अलॉन्ग जो है वाइब्रेट करता रहेगा। इसके बाद एक और उसने एग्जांपल दिया, टेक अ रॉप, एक रस्सी लें, रॉप लें एक, एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन इट। उसने एक रस्सी ली और यहाँ पे उसने एक पॉइंट पी लगा दिया, या कोई गिरा लगा दी, गांठ लगा दी उसने इसके ऊपर, या कोई वैसे निशान लगा दिया पी। टाई वन एंड ऑफ द रोप टू अ स्पोर्ट एंड स्ट्रेच द रोप बाय होल्डिंग इट्स अदर एंड इन योर हैंड। वो कह रहा है कि उसका एक एंड जो है वो किसी सपोर्ट के साथ आप टाई कर दो और दूसरा एंड जो है वो अपने हैंड के अंदर होल्ड कर लो। नाउ फ्लिपिंग द रोप अप एंड डाउन रेगुलरली विल सेट अप अ वेव इन द रोप। अब इस रोप को अगर आप इस एंड जो आपने हैंड में होल्ड किया हुआ है इसको अप एंड डाउन अगर आप मूव करवाएंगे, ऊपर नीचे मूव करवाएंगे, तो ये एक वेव, इस किस्म की वेव इसके अंदर हमें पैदा होती हुई नज़र आएगी, इस किस्म की। यहाँ पे उसने शो भी किया है, आप वैसे भी एक्टिविटी करके ये देख सकते हैं। तो ये उसके अंदर एक जो वेव है वो क्रिएट करेगी, विच विल ट्रैवल टूवर्ड द फिक्स्ड एंड, जो यहाँ से हमारे हैंड से फिक्स्ड एंड की तरफ मूव करेगी, ये वाला जो रस्सी का एंड फिक्स्ड है उसकी तरफ ये मूव करती हुई नज़र आएगी। द पॉइंट पी ऑन द रोप विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन एज द वेव पासिस अक्रॉस इट। अब वो जो पॉइंट पी हमने यहाँ पे लगाया होगा, उससे वेव जब गुजरेगी तो वो पॉइंट पी जो है वो अप एंड डाउन होता नज़र आएगा अपनी मीन पोजीशन के अलॉन्ग। ये वाली जो पोजीशन है दरमियान वाली, ये उसकी मीन पोजीशन होगी, तो यहाँ से ये ऊपर नीचे हरकत करता हुआ नज़र आएगा। तो द मोशन ऑफ द पॉइंट पी विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वेव। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ये वेव की मोशन के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि वेव जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगी, इस तरह होती होती इधर जो ये वाली इसकी डायरेक्शन है रोप के फिक्स्ड एंड वाली,
इस डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन जो हमारा पॉइंट P है वो इस डायरेक्शन में नीचे आएगा या फिर इस डायरेक्शन में ऊपर जाएगा। इसी तरह ऊपर आपने कॉर्क भी देखा है, ये वाली जो वेव है ये इस डायरेक्शन में जा रही है आउटवर्ड, और लेकिन जो कॉर्क है वो इस तरह ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये परपेंडिकुलर टू द वेव जो है वो हरकत करेगा, पॉइंट P भी और कॉर्क भी। तो ये वेव की दो एग्जांपल्स थी, इनको भी ज़रा आपने देख लेना है, जस्ट आपने इसको एक नज़र देखना है, ज़्यादा इसको रट्टे शट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको पता हो कि ये वाली एग्जांपल्स जो हैं हमने इसमें किया क्या है, जो वाटर टब वाली है उसमें क्या किया है और जो रोप वाली है उसमें क्या किया है। जस्ट आपने एक रस्सी ली, उसके ऊपर पॉइंट P लगाया, एक एंड उसका फिक्स कर दिया, दूसरे एंड को आपने हैंड में होल्ड किया और उसको अप एंड डाउन जो है वो मूव करवाया, उसको हमने फ्लिप करवाया ऊपर नीचे, तो उसके अंदर एक वेव क्रिएट हुई और वो वेव जो है पॉइंट P से गुजर कर फिक्स्ड एंड की तरफ जाती हुई नज़र आई, और पॉइंट P जो है वो ऊपर नीचे हरकत करता रहा परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ वेव जो है। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। हमने वेव्स की कैटेगरीज पढ़ी, एक हमने पढ़ा मैकेनिकल वेव्स और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे उसने मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस किया। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो उसने कहा है कि मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो मज़ीद क्लासीफाई हो सकती हैं दो कैटेगरीज़ के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या ट्रांसवर्स वेव्स। यानी ऐसी वेव्स जो मीडियम की ज़रूरत जिनको होती है उनको मज़ीद हम आगे दो कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो करेक्टराइज़ कर सकते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी ट्रांसवर्स वेव्स। तो हम इन दोनों को अलग-अलग पढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्या होती हैं जी? अच्छा जी, यहाँ पे उसने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन लिखी है, बल्कि उसने यहाँ पे डिटेल के साथ लिखा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस किस तरह होती हैं, हाउ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग स्लिंकी, वो स्प्रिंग के ऊपर प्रोड्यूस हो सकती हैं, ऑन अ स्मूथ फ्लोर और ऑन अ बेंच, किसी स्मूथ फ्लोर के ऊपर या किसी बेंच के ऊपर। अगर हम किसी स्प्रिंग को फिक्स करें, फिक्स वन एंड ऑफ स्लिंकी विद द रिज्ड सपोर्ट, वो कह रहा है कि उस स्लिंकी को या वो जो स्प्रिंग होगा उसके एक एंड को आप फिक्स कर दें इस तरह। अगर ये हमारे पास स्प्रिंग है, एक एंड को हमने फिक्स किया हुआ है और दूसरा एंड जो है इसको आप हैंड के अंदर जो है वो होल्ड कर लें, इसका जो ये वाला एंड है, and hold other end into your hand. Now give it a regular push and pull quickly in the direction of its length. इसकी लेंथ की डायरेक्शन में इसको आगे पीछे आपने मूव करवाना है इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी ये जिस टेबल पर या जिस फ्लोर पर पड़ा है उसी की डायरेक्शन में। ये इसकी लेंथ है ना, ये इसकी लंबाई होगी इस डायरेक्शन में, तो लेंथ की डायरेक्शन में आपने इसको मूव करवाना है। ये यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं मूवमेंट को, इस डायरेक्शन में आगे पीछे आपने यहाँ पे मूव करवाना है। तो जब इस तरह मूव करवाएंगे तो फिर क्या होगा, इसके अंदर एक वेव पैदा होगी। ये आप देख रहे हैं एक वेव आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे। अगर आप देखें तो ये स्प्रिंग के जो हैं कंप्रेस हो गया है यहाँ पे स्प्रिंग, तो यही कंप्रेशन जो है वो आपको ट्रैवल करती हुई नज़र आएगी यहाँ पे। अगर आप देखें तो इसी कंप्रेशन को यहाँ से चल कर ये यहाँ पे आ गई है, फिर यहाँ से ये आगे चली जाएगी। तो जहाँ पे स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होगा उसको हम कंप्रेशन बोलेंगे, और जहाँ पे स्प्रिंग जो है उसके पार्टिकल्स के दरमियान फासला ज़्यादा होगा उसको हम रेयरफैक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे कंप्रेस्ड है तो इसको कंप्रेशन बोल रहे हैं, इधर से भी कंप्रेस्ड है तो यहाँ पे भी कंप्रेशन है, और यहाँ पे कंप्रेशन नहीं है बल्कि यहाँ पे इसके पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर हैं, तो इसको हम रेयरफैक्शन बोलेंगे। अच्छा जी, अ सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स विल स्टार्ट मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ स्लिंकी। अब स्लिंकी जो है उसकी लेंथ के अलोंग एक सीरीज़ जो है डिस्टर्बेंसेस की एक सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। सच अ वेव कंसिस्ट ऑफ रीजन्स कॉल्ड कंप्रेशंस वेयर द लूप्स ऑफ स्प्रिंग्स आर क्लोज टुगेदर।
वो कह रहा है कि कुछ ऐसे रीजन होंगे जहाँ पे स्प्रिंग के जो लूप्स हैं, जो चक्कर हैं स्प्रिंग के, वो क्लोज होंगे, एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होंगे। उन रीजन्स को हम कंप्रेशन बोलेंगे। द रीजन्स वेयर लूप्स ऑफ स्प्रिंग्स आर क्लोज टुगेदर आर कॉल्ड कंप्रेशन। और उसके अल्टरनेटिव रीजन्स होंगे, ऐसे रीजन्स वेयर द लूप्स आर स्पेस्ड अपार्ट, जहाँ पे लूप्स जो हैं वो एक दूसरे से अपार्ट होंगे। ये लूप इधर है, फिर इसके दूसरे के दरमियान फासला ज़्यादा होगा। तो ऐसे जो रीजन्स हैं, उन रीजन्स को हम बोलेंगे रेयरफैक्शंस। इन द रीजन्स ऑफ कंप्रेशंस पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्लोजर टुगेदर। जो कंप्रेशंस वाला रीजन होगा वहाँ पे पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे के क्लोजर होंगे। वाइल द रीजन्स ऑफ रेयरफैक्शंस पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर स्पेस्ड अपार्ट। लेकिन जो रीजन हैं रेयरफैक्शन वाले, वहाँ पे मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्पेस्ड अपार्ट होते हैं, वो एक दूसरे से फासले पर होंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। ये वेवलेंथ की डेफिनेशन है कि दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस के दरमियान, कंसेक्टिव का मतलब है लगातार कंप्रेशंस, एक कंप्रेशन ये है, इसके बाद दूसरी ये है, तीसरी यहाँ पे कहीं होगी, तो लगातार कंप्रेशन ये हैं पहली और दूसरी के दरमियान, या फिर दूसरी और तीसरी के दरमियान। ऐसा नहीं है कि पहली कंप्रेशन और तीसरी कंप्रेशन के दरमियान आप फासला ले लें, उसको हम वेवलेंथ नहीं बोलेंगे। बल्कि दो लगातार, अगर आप पहली और दूसरी ले रहे हैं तो पहली और दूसरी के दरमियान जो फासला है, इस कंप्रेशन के सेंटर से इस कंप्रेशन के सेंटर तक जो फासला है, उसको हम वेवलेंथ बोलेंगे लैम्डा। ये वाली जो सिंबल है लैम्डा की है। अच्छा, वेवलेंथ हो गई, बस यहाँ तक आपने पढ़ना है। इसके बाद इसकी यहाँ पे डेफिनेशन है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो इसमें जो वेव के पार्टिकल्स हैं वो वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के अंदर बैक एंड फोर्थ जो है वो मूव करते हैं। तो आप देखें वेव की मूवमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, इस तरह आगे पीछे। वेव की प्रोपेगेशन जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर है। तो हमारी जो वेव जो डिस्टर्बेंस इसके अंदर पैदा हो रही है वो पार्टिकल्स को मूव करवा रही है। तो जो इसके पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन भी यही है। ये वेव जो इसके अंदर जनरेट हो रही है उनकी डायरेक्शन भी यही है, और जो हमने इसको मूवमेंट दी है उसकी डायरेक्शन भी यही है। तो वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के अंदर जो पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स मूव करें तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं उसमें प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के अंदर जो हैं वो पार्टिकल्स मूव नहीं करते, पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलर मूव करते हैं। यानी अगर आप इस तरह मूव करवाएंगे किसी वेव को इस डायरेक्शन के अंदर, तो जो पार्टिकल्स हैं वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, इस तरह ऊपर नीचे। इसी तरह अगर आप किसी वेव को ऊपर नीचे मूव करवाएं और पार्टिकल्स इस तरह आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूव करें तो फिर उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव्स। लेकिन अगर आप किसी वेव को इस तरह मूव करवाएं आगे पीछे, तो जो उसके अंदर वेव जनरेट हो वो भी इसी प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में इस तरह आगे पीछे मूव करे, तो उस वाली वेव को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अच्छा, इसके बाद उसने एग्जांपल लिया ट्रांसवर्स वेव की। वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव्स विद द हेल्प ऑफ अ स्लिंकी। किस स्लिंकी की मदद से हम ट्रांसवर्स वेव बना सकते हैं। स्लिंकी भी स्प्रिंग ही होता है, जो थोड़ा लचकदार स्प्रिंग होता है। स्ट्रेच आउट अ स्लिंकी अलॉन्ग अ स्मूथ फ्लोर विद वन एंड फिक्स्ड। स्लिंकी का एक एंड फिक्स कर दें और उसको स्ट्रेच करें, खींचें। ग्रैस्प द अदर एंड ऑफ द स्लिंकी एंड मूव इट अप एंड डाउन। अब दूसरा जो उसका एंड है उसको पकड़ लें और उसको अप एंड डाउन मूव करवाएं, ऊपर नीचे मूव करवाएं स्लिंगी को। एंड मूव इट अप एंड डाउन क्विकली। अ वेव इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स विल स्टार्ट ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द फिक्स्ड एंड। एक वेव जनरेट होगी अल्टरनेटिव क्रस्ट और ट्रफ्स के साथ। क्रस्ट ऊपर वाले एंड को कहते हैं और ट्रफ जो है वो नीचे वाले एंड को कहते हैं। इस तरह की एक वेव जनरेट होगी।
ये उसका क्रस्ट होगा और ये नीचे वाला जो है वो उसका ट्रफ होगा। इस तरह यही क्रस्ट है और ये ट्रफ है। तो इस तरह क्रस्ट और ट्रफ्स के साथ एक जो वेव है वो जनरेट होगी। तो द क्रेस्ट्स आर द हाईएस्ट पॉइंट्स वाइल द ट्रफ्स आर द लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन से जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको क्रेस्ट बोलेंगे और जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसको ट्रफ बोलेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स इज़ कॉल्ड वेव लेंथ, लैम्डा जिसको हम कहते हैं। तो उस डिस्टेंस को दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान, ये एक क्रस्ट है और दूसरा ये क्रस्ट है, इनके दरमियान ये वाला जो फासला है इसको हम लैम्डा बोलेंगे। या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान, ये ट्रफ है और उससे अगला ये लगातार ट्रफ जो है, उनके दरमियान फासले को हम बोलेंगे वेव लेंथ लैम्डा। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने एक फ़िगर भी ड्रा की हुई है। आप इस फिगर को देख सकते हैं। आपके पास एक स्लिंकी है, स्लिंकी का एक एंड उसने यहाँ पे फिक्स कर दिया है इधर किसी सपोर्ट के साथ, और फिर इस स्लिंकी को वो मूव करवा रहा है इस तरह ऊपर नीचे, ऊपर ले जाता है फिर नीचे ले जाता है, इस तरह वो ऊपर नीचे मूव करवा रहा है। तो इसके अंदर इस तरह की वेव जो है वो जनरेट होगी। आप इसको खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। अच्छा, ये ऊपर वाला जो इसका अपर एंड है इसको आप क्रस्ट बोलेंगे और ये नीचे वाला जो है ये ट्रफ बोलेंगे। और दो कंसेक्टिव क्रस्ट्स के दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस है, उसको हम वेवलेंथ बोलेंगे। या दो कंसेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान फासले को भी वेवलेंथ ही बोलेंगे, क्योंकि वो इक्वल ही होगा। इक्वल फासले की क्रस्ट्स होंगी और इक्वल फासले की ट्रफ्स होंगी। अच्छा जी, इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। इसमें जो आपके पास मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन होगी वो प्रोपेगेशन जो है वेव की प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होगी। वेव हम इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करवा रहे हैं ना, हम इसको इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं इस मीडियम के वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये वाली वेव जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है। हम इसको इस तरह ऊपर नीचे मूव करवा रहे हैं, लेकिन ये जो वेव है वो इस डायरेक्शन के अंदर बैक एंड फोर्थ मूव करेगी। ये आगे पीछे जाती हुई यहाँ पे नज़र आएगी। तो इस वाली वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। तो वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड लाइट आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। वाटर की सरफेस के ऊपर जो वेव्स जनरेट होती हैं या लाइट वेव्स जो होती हैं, ये ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर मूव करती हैं। इसके बाद पिछले पेज पे ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसको भी जस्ट आप थोड़ा सा देख लें। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर मूव फास्टर थ्रू सॉलिड्स देन थ्रू गैसेज आर लिक्विड्स। वो कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो सॉलिड्स के अंदर ज़्यादा फास्ट जाती हैं गैसेज और लिक्विड की निस्बत। ट्रांसवर्स वेव्स मूव थ्रू सॉलिड्स एट अ स्पीड ऑफ लेस दैन हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं उनकी स्पीड लॉन्गिट्यूडनल वेव से हाफ होती है सॉलिड्स के अंदर। यानी जितनी स्पीड्स पर सॉलिड्स के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रैवल करती हैं उससे आधी स्पीड पर ट्रांसवर्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं। इट इज़ बिकॉज द रिस्टोरिंग फोर्स exerted during this up and down motion of particle of medium is less than the restoring force exerted by back and forth motion of particles of the medium in case of longitudinal waves। तो अगर आप लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल में जिस सिमत में फ़ोर्स लगाई जाती है उसी सिमत में वेव होती है, तो उसकी प्रोपेगेशन जो है वो ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि वो फोर्स उसको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करती है। तो रिस्टोरिंग फोर्स उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में उसकी प्रोपेगेशन है, तो इसलिए उसकी प्रोपेगेशन जो है वो तेज़ होती है। ट्रांसवर्स की अगर आप बात करें तो आप उसको जो फोर्स दे रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स, आप उसको इस डायरेक्शन में दे रहे हैं, लेकिन उसकी जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में होती है, तो इसलिए उसकी मोशन जो है वो स्लो हो जाती है। इस वजह से उसकी रिस्टोरिंग फोर्स कम होती है, जिसकी वजह से उसकी मोशन स्लो हो जाती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो सॉलिड्स के अंदर ज़्यादा तेज़ होती हैं और ट्रांसवर्स जो हैं वो उससे आधी स्पीड पर होती हैं।
और लिक्विड और गैसेस के अंदर तो जो लॉन्गिट्यूडनल हैं वो सॉलिड से स्लो होती हैं। तो यहाँ तक अपना लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड जो आज हमने डिस्कस किया है डैम्प्ड ऑसिलेशन और वेव मोशन जो है, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करके जो है जो भी क्वेश्चन हो वो आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, और इंतहाई अहम रिलेशन है एक v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, उसको हम डिराइव करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि वो रिलेशन क्या शो कर रहा है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।